अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। तो आज के वीज़ा बेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक लो इनकम जिस शख्स की है वो यूके का वीज़ा किस तरह हासिल कर सकता है, किन दस्तावेज़ात के बुनियाद पर, किन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर हासिल कर सकता है। तो इस सिलसिले में जो आज का प्रोग्राम है ये उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम तो कम है लेकिन वो यूके जाना चाहते हैं, या उनके वहाँ पे रिलेटिव्स मौजूद हैं, या फ्रेंड्स मौजूद हैं, या फैमिली फ्रेंड्स मौजूद हैं। तो वो लोग किस तरह यूके का वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ जो आपके रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव्स जब आपको स्पॉन्सर करता है तो ये इस बात की गारंटी है कि आप अपने जो आपका विजिट है वो स्पेसिफिकली आपको अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जाना है। तो जब आप स्पेसिफिकली अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए किसी रीज़न की, किसी वजह की बिल्कुल कतई कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह कानून ये कहता है, लॉ ये कहता है, इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि आप ऐसी सूरत हाल में जब आपकी इनकम लो है और आप अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, तो उसमें खा आपके पास एक रुपया भी नहीं है और कोई बंदा मुकम्मल तौर पर आपका खर्चा बर्दाश्त कर रहा है, तो आप उसे मिलने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोन भी लेके जा सकते हैं, आप बैंक से कर्जा लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कानून ने और रूल ने आपको बहुत सारी छूट दी हुई है, सहूलत दी हुई है। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ जो लो इनकम के लोग हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मसनूई तौर पर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मतलब किसी ने कहा कि मैं आपको स्पॉन्सर भेज रहा हूँ, तो उन्होंने पकड़ पकड़ा के इधर से उधर से जो कैश मिल आपके पास पड़ी हुई है उसको बैंक में जमा करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपने बैंक स्टेटमेंट को एज इट इज़ रहने देना है जिस तरह के आप पिछले 5 माह से करते आए हैं। छठे माह में भी आपने उसी तरह रहने देना है। आपने कतन भी उसमें मसनूई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। मसनूई ट्रांजैक्शन जो है उसी वक्त आपको आपके लिए एतराज़ खड़ा कर देगी। अगर हम पिछले कोई एक 100 रिफ्यूज़ल निकाल के देखें तो उसमें 99 जो रिफ्यूज़ल होंगे उनमें ऑब्जेक्शन जो है वो बैंक स्टेटमेंट पर ही होगा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो आपकी इनकम है वो आपके जो स्टेटमेंट है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ मैच करने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले 5 माह में हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है और आखिरी माह में हम लोग पैसे बढ़ाना शुरू करते हैं। कतन इसकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है। यूके रूल्स में बिल्कुल कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। मैंने आपको पहले से बता दिया है कि आप लोन लेके भी जा सकते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी की सपोर्ट पे भी जा सकते हैं। तो इसके लिए कानून ने काफ़ी सहूलत और काफ़ी छूट दी हुई है, लेकिन आपके पास एक स्पॉन्सर होना ज़रूरी है, जिस स्पॉन्सर के पास आपकी रिहाइश का मुकम्मल बंदोबस्त हो और वो आपके वहाँ के अखराजात जो हैं वो पूरे कर सके। इसके अलावा आप अपने होमलैंड में जहाँ आप रहते हैं, अपने घर में अगर आपके कोई डिपेंडेंट हैं, अगर आप कमाई थोड़ी बहुत जो करते हैं वो आपके पीछे खाने वाले मौजूद हैं, तो फिर आपको ये भी साबित करना होगा कि जब आप जाएंगे तो आपकी इनकम का सिलसिला जो है वो किस तरह बरकरार रहेगा। क्या कोई और शख्स, कोई आपका कज़न, आपका फादर, आपका ब्रदर, कोई और शख्स आपके इस बिज़नेस की, छोटे से बिज़नेस की देखभाल करेगा? तो उसका भी एक एविडेंस देना या सबूत देना ज़रूरी होता है। इसमें आपको एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि लोग अक्सर जो हैं वो क्या करते हैं, साथ में एफ़िडेविट लगा देते हैं। एफ़िडेविट की कतन यूके एम्बेसी की या रूल्स के अंदर यूके एम्बेसी की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एफ़िडेविट एक ऐसी चीज़ है जो आप बयान देते हैं और एक नोटरी पब्लिक जो है वो उसको टेस्ट करता है, हाँ जी मेरे सामने इसने ये बयान दिया। तो जस्ट आपका बयान है वो आपके, चाहे आपने उसके अंदर लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखा है, या चाहे आपने एक प्लेन पेपर पे लिखा है, तो वो भी उसी उसकी हैसियत भी वो एफिडेविट की ज़रूरत होती है। लेकिन एफिडेविट लगाने में आपका एतराज़ उठ सकता है, लेकिन अगर आप एक लेटर ऑफ कंसेंट लगाएंगे तो उसमें आपका एतराज़ बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये थी बुनियादी चीज़ें। और अब आपने करना क्या है कि ये तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जो एतराज़ है वो यूके की अक्सर औकात वो बैंक स्टेटमेंट भी होता है जो पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है या आपकी कंट्री की बैंक स्टेटमेंट है, होमलैंड की है, तो उसी पर ही वो आपका होता है ऑब्जेक्शन। तो ये है कि वो एम्बेसी सबसे पहले आपको कहती है कि आपने पिछले 5 माह तो आपकी ट्रांजेक्शन जो है हिस्ट्री और है, और आखिरी माह में आपने एकदम से हिस्ट्री चेंज कर लिया, इसका मतलब ये है कि
आपका पर्पस ऑफ विजिट कोई और है और आप जस्ट जो है ना वो डॉज करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं, इमिग्रेशन रूल्स को बाईपास करना चाहते हैं, तो इसलिए ये हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपकी जो असल सूरत हाल है वो आपने बतानी है। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि फेक डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं या फेक स्टेटमेंट बयान दे देते हैं। तो उसमें यह है कि वो आपके लिए भी मुश्किल का बायस बनता है। इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा पेपर जो आपके पास मौजूद नहीं है, बजाय इसके कि आप उसके साथ जालसाजी करें, कोई ऐसा जाली पेपर लगाएं, आप उसकी वजाहत कर दें कि ये पेपर हम क्यों नहीं लगा रहे साथ। ठीक है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारा एक क्लाइंट था, उसकी बैंक स्टेटमेंट थी ही नहीं। तो हमने उसकी विदाउट बैंक स्टेटमेंट उसका वीज़ा अप्लाई कर दिया। क्यों? कि उसकी 500 रुपीज़ जो थी वो पर डे उसकी इनकम थी। ठीक है। और वो जो 500 रुपया वो तो ना बैंक में लग सकता था और ना उसके जो अखराजात थे वो कंप्लीट होते थे। तो उसने दैट वाज ऑफ कोर्स मिनिमल इनकम और बहुत ही लो इनकम थी, बहुत ही लोएस्ट इनकम थी। तो लेकिन यूके ने उसको वीज़ा दे दिया, क्योंकि यूके जो देखना चाहता है कि आपने फाइल में जो बात क्लेम की है उस पे आप पूरे उतरते हो। हमारा होता ये है कि यूके, एक और मैं आपको बात बता दूं कि यूके एम्बेसी कभी भी अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है। आप यूके एम्बेसी क्या करती है कि आपकी अपनी फाइल से वो निकाल के देती है कि आपने एप्लीकेशन में क्लेम किया है कि आपकी इनकम 50,000 रुपया है, लेकिन आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि ये पैसे आपको जो एक्स्ट्रा आए हैं इसकी आपने कोई वजाहत नहीं दी है, इसका सोर्स नहीं बताया है। तो इसका मतलब यह है कि आपका पर्पस जो है वो कुछ और है और आप जो है वो धोखा देना चाहते हैं। तो इस तरह जो लो इनकम के बंदे हैं उनको वीज़ा हासिल करने में कतन कोई मुश्किलात या दुश्वारी पेश नहीं आती है। अगर वो प्रॉपर तरीके से अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनका पर्पस यही है कि वो कुछ दिन रह के, कुछ मतलब वीक्स रह के या मंथ रह के तो वो वापस आ जाएंगे। तो उसको या आपने सेटिस्फाई करना है एम्बेसी को। कोई भी एम्बेसी जो है अगर उस चीज़ पे मुतमिन हो जाती है कि आप वापस चले जाएंगे, वो आपको वीज़ा दे देती है। एम्बेसियाँ इसलिए बैठी हुई हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको छानबीन करें, गौर से देखें और अगर वो ये समझती हैं कि आप वाकई जो क्लेम कर रहे हैं उसमें आप फेथफुल हैं, आप बिल्कुल सच्चे हैं और आप इतना जो पर्पज़ है आपका वो हल करके आप वापस आ जाएंगे, तो एम्बेसी आपका वीज़ा कभी भी नहीं रोकती। एम्बेसी इसीलिए बैठी हुई हैं कि वो आपको वीज़ा जारी करें। लेकिन हम जो एप्लीकेशन हमारे जो माज़रत के साथ कुछ कंसल्टेंट ही कहूँगा मैं, या कंसल्टेंट के लिए बाद में कुछ लोग एजेंट्स वगैरह, वो जस्ट अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये डॉक्यूमेंट साथ लगा लें, वो डॉक्यूमेंट साथ लगा लें, इस तरह कर लें, उस तरह कर लें। तो एक तो एप्लीकेंट का अखराजात जो हैं वो बढ़ाते हैं ताकि उनकी वैल्यू हो कि हाँ जी ये बंदा तो बड़े मेहनत से काम कर रहा है। और होता क्या है कि वो जितने भी आप फालतू पेपर्स लगाते हैं उनको वही ऑब्जेक्शन का बायस बन जाते हैं। लेकिन कंसल्टेंट जो है या जो आपका एजेंट है वो अपना काम करके फारुक हो जाता है। तो इसके लिए सेकंड में आपको ये बता दूं, फर्ज करें इनिशियली आपका वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो गया है तो उसके लिए आप दोबारा से उसको अप्लाई कर सकते हैं विद इन 28 डेज। सेम स्पॉन्सर के साथ आपको नया स्पॉन्सर मंगाने की कतन भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, तो बैंक स्टेटमेंट के अलावा जो है ना वो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? एक तो आपको एफआरसी चाहिए। एफआरसी फैमिली रिलेशन जो फॉर्म होता है, नादरा से मिलता है, वो चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आपके पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से रिलेटिव मौजूद हैं, आपके डिपेंडेंट हैं या आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है और आप चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। इसलिए एफआरसी का लगाना ज़रूरी है। और कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, कोई प्लाट है, कोई घर के पेपर हैं, हाँ आपके नाम पे हैं या आपके फादर के नाम पे हैं, चूंकि आप उसके कानूनी वारिस हैं, तो इसलिए आप अपने फादर के डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी लगा सकते हैं प्रॉपर्टी के। तो इसके अलावा जो है ये दो चीज़ें होगी, एक तो बैंक स्टेटमेंट होगी और दूसरा आपने ये करना है कि अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एफआरसी लगाना है। और इसके अलावा आपकी अदम मौजूदगी में जो आपका काम है, आपका बिजनेस है, उसकी देखभाल कौन करेगा, तो उसका भी एक एविडेंस साथ में लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये है कि आपने जो पर्पज़ बताया उसकी वजह भी बता सकते हैं कि आप अपने रिश्तेदार से कितना अर्सा से नहीं मिले, उसकी वजूहत क्या हैं। तो इस तरह ये एक्सप्लेनेशन जो है ये
सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस होती है, यानी कि हालात और वाक़यात हर बंदे के मुख्तलिफ होते हैं। एक भाई जो है उसके हालात मुख्तलिफ होंगे, वो कोई और जॉब कर रहा होगा, उसकी फैमिली या उसके बीवी बच्चे कुछ और हालात में होंगे। दूसरा भाई जो है वो कुछ और हालत, यानी कि एक घर के 2 बंदों के सर्कमस्टेंसेस अलग-अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए ये वेरी करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, कि जिस तरह की आपकी एप्लीकेशन होगी उस तरह की आपने एक्सप्लेनेशन दे देनी है। उस एक्सप्लेनेशन के बाद होपफुली कि आपका जो वीज़ा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, कंसीडर हो जाएगा, और जो वीज़ा ऑफिसर है या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है वो आपकी एप्लीकेशन को सक्सेसफुल कर देगा और उसके ओके कर देगा और आपको वीज़ा इशू कर देगा। तो ये थी बुनियादी चीज़ें कि जो आज का मौजू था कि लो इनकम जो एप्लीकेंट है वो किस तरह यूके का वीज़ा हासिल कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने आपको मिसाल भी दी है पहले। और अगर आप चाहें तो मैं उसकी डिटेल भी बंदे को दे सकता हूँ। उसके बाद हमने उसके 5 साल का वीज़ा अप्लाई किया, 5 साल का भी लग गया। वो जो शख्स था उसने बिल्कुल भी बैंक स्टेटमेंट शामिल तक नहीं की थी, क्योंकि उसकी बैंक स्टेटमेंट थी ही नहीं। तो सच बता देने से आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, बहुत सारे मामलात से बच जाते हैं। उम्मीद है कि आज आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो मौजू था उसमें आप क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।